नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा जो 17 जनवरी 2026 को होने वाली है उसके लिए साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो पर डे आपको एक वीडियो उससे संबंधित देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल और केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? कौन सा कोशिकांग? लाइसोसोम तो दोनों के अंदर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी दोनों के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों के अंदर होता है, लेकिन जो प्लास्टिड है, लवक है, वो केवल और केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी है, वो गति का प्रथम समीकरण है। v बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि फिलोसोफी जूलॉजिक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो बताइए, फिलोसोफिक जूलॉजिक जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किसने किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, हुगो डी ब्रिज ने, अरस्तू ने। तो ये लेमार्क के द्वारा किया गया है। फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? लेमार्क के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा समूह के पौधे कहलाते हैं। तो देखिए, फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला तत्व नहीं है। कौन सा तत्व जो है परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाता है? फास्फोरस, लेड, मैग्नीशियम, टिन। तो कौन सा तत्व हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाता है। बाकी फास्फोरस है, लेड है, टिन है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या करते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? रदरफोर्ड के द्वारा? नहीं, रदरफोर्ड ने तो एल्फा प्रकीर्णन मॉडल दिया था। जे थॉमसन, इसने भाई साहब इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी। चैडविक, एंडरसन। तो जे थॉमसन के द्वारा परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक नहीं है। कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? 3 शक्ति के मात्रक है, एक यहाँ पर शक्ति का मात्रक नहीं है। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, किलो वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड भी होता है। और वाट इंटू सेकेंड ये शक्ति का मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक ऊर्जा का होता है। वाट इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है उसमें गुणसूत्र की संख्या 44, 45, 46, 47 कितनी हो जाती है बताइए? तो इसमें गुणसूत्र की संख्या है वो 45 हो जाती है। एक गुणसूत्र की कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, और एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण कौन सा हो जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है तो वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा, और अगर गुणसूत्र की संख्या 45 है तो उसमें टर्नर सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम के लिए ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की व्यवस्था 44 प्लस XO होती है, और जो क्लाइनफेल्टर है उसमें 44 प्लस XXY होगा। XXY इस प्रकार की व्यवस्था किसमें मिलेगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मिलेगी। पेट्रोलियम की परबाजी आसवन में किस ताप पर पेट्रोलियम गैस पृथक होती है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पेट्रोलियम का परबाजी आसवन करते हैं तो पेट्रोलियम गैस है वो किस तापमान पर अलग होती है?
0 से 15 डिग्री सेल्सियस पर, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 35। जवाब दीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम के परवाजी आसवन से पेट्रोलियम गैस का पृथक्करण होता है। किस तापमान पर? 25 से 30 डिग्री तापमान पर। ओरलोन बनाया जाता है। तो ओरलोन किससे बनाते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से, एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से, एस्टर के बहुलीकरण से और टेरेफथेलिक अम्ल के बहुलकीकरण से। तो ओरलोन किससे बनाया जाता है? जवाब दीजिएगा। तो ये बनाया जाता है एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से बनाया जाता है। क्या? ओरलोन। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत में डाक व्यवस्था कब आरंभ की गई है? तो 1927, 1827, 1937, 1837। तो 1837 में भारत में डाक व्यवस्था की गई थी। ये प्रश्न रीट लेवल 2 साइंस के सिलेबस से लिए गए हैं। साइंस रीट के अलावा कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सिलेबस दिया गया है। तो रीट लेवल 2 के सिलेबस को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि हेरिडिटी शब्द किसने दिया है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। बैटसन ने दिया, जॉनसन ने दिया, वाल्टेयर ने दिया, स्पेंसर ने दिया। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये हेरिडिटी शब्द है वो स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। हेरिडिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष की निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को ही क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं और दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, न कि उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। कौन सा लेंस समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है? कौन सा लेंस करता है ऐसा काम? तो ऐसा काम कौन सा करेगा? तो उत्तल लेंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंस? उत्तल। तो उत्तल लेंस यहाँ पर प्रश्न में दिया नहीं है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को ही कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस है वो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने का सोडा अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस देता है? तो आपको खाने के सोडे का अगर सूत्र याद है तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। तो NaHCO3 के अंदर अम्ल मिलाएंगे तो उनसे CO3 से CO2 गैस यहाँ पर निष्कासित हो जाएगी। ऑप्शन 6 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका देखिए रासायनिक समीकरण भी यहाँ पर ऐड किया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 2NaHCl3 का जब इसमें अम्ल डालते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तो Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस CO2 गैस का यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफथेलिक अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त करते हैं? ओरलोन को, रेयोन को, डेक्रोन को या पॉलिस्टर को, नाइलोन को। तो जवाब दीजिएगा, जब एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफथेलिक अम्ल का बहुलकीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? डेक्रोन या पॉलिस्टर प्राप्त होता है। डेक्रोन को ही क्या कहते हैं? पॉलिस्टर कहते हैं। ये प्राप्त होता है। अगला सा प्यारा सा प्रश्न देखिए, पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। डार्विन ने, हेकल ने, लेमार्क ने, अरस्तु ने। तो पुनरावर्तन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, ये हेकल के द्वारा दिया गया है। पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हेकल ने दिया। कुछ बच्चे राइट आंसर किसको करेंगे? डार्विन ने, क्योंकि डार्विन ने तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था। पुनरावर्तन का सिद्धांत हेकल ने दिया था और प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दो जगत वर्गीकरण किसने किया? दो जगत
वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हैकेल, आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट हुक। तो ये वर्गीकरण दिया था कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तीन जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लिनियस। तो इसने तो दो जगत वर्गीकरण दिया था, अर्नेस्ट हैकेल, आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट हुक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल ने तीन जगत वर्गीकरण दिया था। अगला प्यारा सा प्रश्न है, पंच जगत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? कैरोलस लिनियस, इसने तो दो जगत वर्गीकरण दिया था। अर्नेस्ट हैकेल ने तीन जगत वर्गीकरण दिया था। तो नाम किसका आ जाएगा? आर.एच. व्हिटेकर का आ जाएगा। आर.एच. व्हिटेकर ने पांच जगत अवधारणा प्रतिपादित की थी। अगले प्रश्न की बात कर लें कि अर्नेस्ट हैकेल ने तीन जगत वर्गीकरण दिया था, बिल्कुल दिया था। किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया? तो प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनिरा। बताइए किसको शामिल नहीं किया था? प्लांटी को शामिल किया था अपने जगत में, और एनिमेलिया को भी शामिल किया था, प्रोटिस्टा को भी किया था, मोनेरा को शामिल नहीं किया था। देखिए, मोनेरा को और फंजाई को किसने शामिल किया था? पंच जगत अवधारणा में शामिल किया गया था। जो कैरोलस लिनियस ने पंच जगत अवधारणा दी थी उसमें प्लांटी भी था, एनिमेलिया भी था, प्रोटिस्टा भी था, मोनेरा भी था, इसके अलावा एक था फंजाई। ये पांच जगत थे आर.एच. व्हिटेकर की। जबकि अर्नेस्ट हैकेल के तीन जगत वर्गीकरण में मोनेरा शामिल नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। पादपों में बहुतायत में कौन सा उत्तक पाया जाता है? मर्दूतक पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में पेरेनकाइमा कहते हैं। कौन सा पादप उत्तक लचकमय दृढ़ता प्रदान करता है? स्थूल कोण उत्तक करता है, अंग्रेजी में कोलेनकाइमा कहते हैं। कौन सा पादप उत्तक यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है? तो दृढ़ोतक, जिसको अंग्रेजी में स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। और अगला प्रश्न है वो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कौन सा रोग काली मौत के नाम से जाना जाता है? किस रोग को काली मौत के नाम से जाना जाता है? सुजाक, प्लेग, यक्ष्मा, सिफिलिस। तो प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है और यह रोग चूहों के द्वारा फैलता है। अगला प्यारा सा प्रश्न देखिए, उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। किस में पाया जाता है उपसह संयोजक बंध? ओजोन में, HNO3 में, H2O में। तो देखिए, ओजोन O3 में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है, HNO3 में भी उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। तो ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। H2O के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? सह संयोजक बंध पाया जाता है। H2O के अंदर सह संयोजक बंध पाया जाता है। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या तो क्या हो, समान हो, कहलाते हैं आइसोटोप। आइसोटोप और आइसोटोप को ही समस्थानिक कहते हैं। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होंगे। आइसोबर या सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है? द्रव्यमान संख्या समान हो, तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसको हम आइसोबर कहते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको क्या कहते हैं? आइसोबर कहा जाता है। निम्न में से आइसोबर या समभारिक कौन सा है? ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम या ये सभी? तो ये सभी के सभी क्या है? आइसोबर है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान है। ऑर्गन 1840, इसमें द्रव्यमान संख्या 40 है। पोटेशियम 1940, इसमें भी द्रव्यमान संख्या समान है। और 20 कैल्शियम 40, इसमें भी द्रव्यमान संख्या 40 है। इसका मतलब ये तीनों क्या है? समभारिक है, अर्थात आइसोबर है। इसके अलावा देखिए 6C14 कार्बन का समस्थानिक है, 6C14 और एक 7N14, ये भी क्या है? समबारिक है, क्योंकि इसके अंदर भी द्रव्यमान संख्या है वो 14 है, जो कि समान है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह के वीडियो
रीट लेवल 2 की सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए डेली शाम 8 बजे इसी चैनल पर आ जाएं।